नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग जुडिशरी के एग्जाम की। इसी जुडिशरी के एग्जाम में आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। कई बच्चों का रिक्वेस्ट था कि मैं थोड़ा आईपीसी पढ़ा दीजिए, तो आईपीसी के डिफरेंसेस तो चलेंगे चलेंगे, साथ ही साथ हम आईपीसी के चैप्टर 1, 2, 3, 4 को कंप्लीट करेंगे और ये भी बताएंगे कि सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस अपनी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस जो चलाती है उसमें इसको और कैसे पढ़ाती है। ठीक है, तो आज चलते हैं हम आईपीसी के चैप्टर नंबर 1 की तरफ। जैसे कि आपने देखा कि आईपीसी का अपन एक चैप्टराइजेशन किया था ना, एक कहानी सुनाई थी मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 23 तक की सुनाई थी। तो चैप्टर 1 से 23 की उस कहानी को जरूर देखिएगा। चैप्टर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन की बात करता है, जो बात करता है सेक्शन 1 to 5 तक, है ना। आज उसी चैप्टर 1 to 5 को हम डिस्कस करेंगे। प्री में कैसे आता है, मेन में कैसे आता है और क्या इंटरव्यू में उसका कोई रोल है या नहीं है। इसी तरह से चैप्टर 2 भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, चैप्टर 3 भी कराऊंगी और चैप्टर 4 भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जो बात करता है इंट्रोडक्शन की। चैप्टर नंबर 1 आईपीसी कहता है मैं इंट्रोडक्शन हूँ, जो बात करता है सेक्शन 1, 2 का 5। जनरली आप किसी भी एक्ट में जाएंगे तो उसका स्टार्टिंग होता प्रीलिमिनरी और यहाँ पे वर्ड यूज किया गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, ठीक वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टार्टिंग में जो ना तो प्रीलिमिनरी ना ही इंट्रोडक्शन है, वहाँ पे तो यूनियन और उसके नेम के बारे में बताया गया है। तो जब हम ये पढ़ेंगे तो आप लोगों के पास अपना एक बैरेक्ट होना चाहिए, वो ओपन कर लीजिए, जिससे आपको सेक्शन 1 to 5 पूरा ही याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है इंट्रोडक्शन। इन्हें हिंदी में इसको बोलते हैं प्रस्तावना, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रस्तावना। एक मिनट ना, इसको ठीक कर देते हैं अपन। तो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रस्तावना। बात करते हैं सेक्शन 1, 2 का 5। सेक्शन 1 जब भी आप पढ़ते हैं किसी भी एक्ट में तो उसमें लिखा था शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, जबकि यहाँ पे शॉर्ट वर्ड यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे कहा टाइटल एंड एक्सटेंड ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस कोड। तो इन्होंने क्या कहा कि इस संहिता का विस्तार कहाँ पर है, तो कहते हैं संहिता का विस्तार पूरे इंडिया में है। कब कहा था कि पूरे इंडिया। अगर किसी के पास पुराना बैरेक्ट उसको चेंज कर ले, जम्मू कश्मीर वाला अब हटा दिया गया है, अब इसका एक्सटेंड जो है आपको पूरे इंडिया में मिलेगा। तो लिख दीजिए पूरे इंडिया। और पूरे इंडिया को कब ऐड किया गया था इसके अंदर, तो पूरे इंडिया को इन्होंने ऐड किया था यहाँ पे, जो आता है आपके पास 31 अक्टूबर 2019, ये लिख लीजिएगा। 31 अक्टूबर 2019 को किया गया, क्योंकि सबके पास नए बैरेक्ट नहीं है, कुछ पुराने से पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें ऐड कर दीजिए कि कब आया था। तो पहला आपके पास आता है, अपने बैरेक्ट में देखेंगे हिंदी वाले, संहिता का नाम, उसका प्रवर्तन और उसका विस्तार क्या है। इसका नाम भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1860 है और इसका एक्सटेंड नाउ पूरे इंडिया के अंदर है। और किसने ड्राफ्ट किया था, लॉर्ड मेकाले ने इसको ड्राफ्ट किया था। ठीक है, देन चलते हैं, हमारे पास आगे चलते हैं कि एक जनरल लॉ है, ये एक साधारण दंड संहिता है, इसको बोलते हैं साधारण दंड संहिता। एक जनरल पिनल कोड माना जाता है जो सब पे अप्लाई होता है। क्या कहते हैं इसको, एक जनरल पिनल कोड है ये, जनरल पिनल कोड, साधारण दंड संहिता। सेक्शन नंबर 2 कहता है विद इन इंडिया। क्या कहता है, सेक्शन 2 कहता है विद इन इंडिया आप क्या करते हैं, आप एक्ट और ओमिशन करते, कौन करता है। तो सेक्शन 2 में जब आप देखेंगे तो देखो आप एक वर्ड यूज किया गया है एवरी पर्सन। क्या वर्ड यूज किया गया बेटा, एवरी पर्सन। इस एवरी पर्सन का क्या मतलब है यहाँ पे, है ना, हिंदी में आता हर कोई व्यक्ति। हर कोई व्यक्ति क्या कहता है, हर कोई व्यक्ति विद इन इंडिया में, क्या कहता है, विद इन इंडिया में क्या करता है, हर कोई व्यक्ति विद इन इंडिया के अंदर या तो करता है एक्ट और या करता है ओमिशन। हिंदी वाले, हर कोई व्यक्ति भारत के अंदर या तो करता है कोई कार्य या करता है लोग। तो उसको कहाँ पे ट्रायल किया जाएगा, तो उसकी ट्रायल इंडिया में आईपीसी के अकॉर्डिंग की जाएगी। सेक्शन 2 कंप्लीट। सेक्शन 2 करने के लिए आपके पास 3 बात होनी चाहिए। पहला एवरी पर्सन, देखो अंडरलाइन कीजिए, पहले में आता है एवरी पर्सन, अंडरलाइन करेंगे हर व्यक्ति। दूसरा आता है एक्ट और ओमिशन करता है। तीसरा विद इन इंडिया में करता है, जिसकी ट्रायल आईपीसी के अकॉर्डिंग है। तो कहाँ पे पनिशेबल होगा, आईपीसी में। और ट्रायल कहाँ होती है, तो आईपीसी एक सब्स्टेंटिव लॉ है। ठीक है, ऑफेंस आपने किया, ट्रायल वर्ड आता है तो सीआरपीसी, सीआरपीसी इसकी ट्रायल करेगा।
तो सेक्शन 2 को पढ़ने का तरीका है, आपको एवरी पर्सन वर्ड याद रखना है, आपको विद इन इंडिया याद रखना है, एक्ट और ओमिशन याद रखना है। तो व्हाट डू यू मीन एक्ट, तो लिखिए बेटा, एक्ट वह होता है जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड होता है। एक्ट मीन्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और ओमिशन लीगली बाउंड बाय लॉ। ओमिशन मीन्स लीगली बाउंड बाय लॉ, इट्स मीन जो लॉ के द्वारा बाउंड है फिर भी आपने उसको नहीं किया, लॉ के द्वारा बाउंड है फिर भी आपने उसको नहीं किया, दैट इज कॉल्ड ओमिशन। एग्जाम्पल बताती हूँ दोनों का। देखिए, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आप एक जेलर है, पुलिस ने एक जेलर है और जेलर से कहा कि आप इस प्रिजनर यानी कैदी की रिमांड नहीं लेंगे, फिर भी आप उसको रिमांड मारते रहते हो और आपसे कहा इट्स योर ड्यूटी इस प्रिजनर यानी कैदी को टाइम पे फूड यानी भोजन दे और आपने नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड ओमिशन। यानी आप उसकी रिमांड नहीं लेंगे और उसको टाइम पे खाना देंगे, आपने उसकी रिमांड ली, टाइम पे खाना नहीं दिया, दैट इज द एक्ट और ओमिशन। तो एक्ट मीन लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड, जैसे आपसे कहा कि ड्रिंक करके ड्राइविंग इज प्रोहिबिटेड, शराब पी के गाड़ी चलाना मना है फिर भी आपने चलाई, तो आपने क्या किया, एक्ट। और आपसे कहा कि आप जो हैं इस चीज का ख्याल रखें, राम का ध्यान रखें, और आपने राम का ध्यान नहीं रखा, इससे और ड्यूटी, बट आपने उसका क्या किया, ओमिशन। या दूसरा एग्जांपल देते हैं, वाइफ को खाना न देना और उसकी पिटाई करना, वाइफ को खाना नहीं दिया आपने ओमिशन किया, उसकी पिटाई की आपने एक्ट किया। तो ओमिशन का मतलब जो लीगली बाउंड होता है। इस ओमिशन जो लीगली बाउंड बाय लॉ, इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है, इसकी डेफिनेशन आईपीसी के सेक्शन नंबर 43 में दी गई। जब आप 43 पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे इलीगल, और वहीं पर लिखा है लीगली बाउंड टू डू, जिसका आप ओमिट करते, दैट इज अ ओमिशन। ये एक्ट और ओमिशन आपके लिए बहुत पुराना वर्ड है क्योंकि ये सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं। सीआरपीसी सेक्शन नंबर देखिएगा 2 का एन। जब आप सीआरपीसी के 2N ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब भी आपको एक्ट और ओमिशन वर्ड देखने को मिलेगा। तो ये एक्ट और ओमिशन बहुत बड़ा है और हर जगह हर कानून में काम आता है। तो सेक्शन 2 इज क्लियर। विद इन इंडिया में आपको एक्ट और ओमिशन करते हैं जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, लॉ के द्वारा बाउंड होता है, तो आपका ट्रायल इंडिया में किया जाएगा। तो सेक्शन 1 कहता है टाइटल एंड एक्सटेंट और सेक्शन 2 कहता है विद इन इंडिया। ऐसे तो बहुत बड़ा इसका नाम, इसका नाम क्या देखिए, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, हिंदी में भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड, लेकिन शॉर्ट में विद इन इंडिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, अब जब हम विद इन इंडिया की बात करते हैं बेटा, तो व्हाट डू यू मीन इंडिया, इंडिया का क्या मतलब होता है, पृथ्वी के ऊपर की सतह, पृथ्वी धरती के अंदर की, समुद्र मील और अंतरिक्ष, ये सब हमारा विद इन इंडिया है। विद इन इंडिया क्या है, धरती के ऊपर की जगह, धरती के अंदर की जगह, पृथ्वी के अंदर की जगह, समुद्र मील जो 12 मील तक इंडिया है, और इस पूरे एरिया में जितना अंतरिक्ष हमारे ऊपर आता है वो भी इंडिया काउंट होता है। इसका मतलब आप अंदर या ऊपर या पानी में या आकाश में इंडिया की कहीं पर भी ऑफेंस करते हैं, कमिट करते हैं, आप इंडिया में ट्राइबल किए जाएंगे। देन आता है नंबर 3। नंबर 3 कहता है बियॉन्ड इंडिया। ये क्या होता है, ये बियॉन्ड इंडिया क्या होता है, आपने कई बार सुना भी होगा ना, आपने सुना होगा कि आउट ऑफ इंडिया, आपने सुना कभी शब्द आउट ऑफ इंडिया, तो आउट ऑफ इंडिया शब्द आपने सुना, तो ये बियॉन्ड इंडिया क्या होता है। तो पहले समझते बियॉन्ड इंडिया का, इंडिया से एग्जैक्ट बाहर चले गए, जस्ट बाहर गए, लेकिन वो जो प्लेस है वो किसी और के पास अभी भी नहीं है, उसको बोलते हैं बियॉन्ड इंडिया। अगर कोई चीज किसी और के पास है, कोई टेरिटरी, तो बोलते हैं आउट ऑफ इंडिया। कि आप कहाँ जा रहे हो, मैं आउट ऑफ इंडिया जा रही हूँ, यानी आप कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका, मैं आउट ऑफ इंडिया जाके आ रही हूँ। लेकिन एक ऐसा प्लेस जैसे इंडिया से बाहर निकले पर वो टेरिटरी अभी किसी के कंट्रोल में नहीं है, दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड इंडिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, आप इंडिया से बियॉन्ड गए तो कौन गया, एक वर्ड यूज किया हुआ देखो, एनी पर्सन। अब देखिए एक चीज और नोट करेंगे आप, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एनी पर्सन। क्या वर्ड यूज किया गया है, एनी पर्सन, ये लीजिए एनी पर्सन। तो पहला तो आप अंतर समझिए कि सेक्शन 2 में एवरी पर्सन और सेक्शन 3 में एनी पर्सन। अब एवरी पर्सन का मीनिंग क्या हुआ, वापस इधर आएंगे, यहाँ एवरी पर्सन का मतलब है आप इंडियन भी हो सकते हैं, आप फॉरेनर भी हो सकते हैं। यानी सेक्शन 2 के अंदर एक इंडियन भी यहाँ पे पनिशेबल होगा और सेक्शन 2 के अंदर जो है एक फॉरेनर यानी बाहर से बंदा जो यहाँ आता है इंडिया में कोई ऑफेंस कमिट करता वो भी आएगा। तो एनी पर्सन में कौन कौन आ गया, एवरी पर्सन में कौन आ गया,
इंडियन भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, कॉर्पोरेशन, सब कुछ हो सकता है। अब एनी पर्सन, यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, एनी पर्सन, और हिंदी में क्या गया है, कोई व्यक्ति, जबकि ऊपर क्या लिखा, हर व्यक्ति, यहाँ पे था आपका पास हर व्यक्ति, और यहाँ पे आता है कोई व्यक्ति। क्या कहा, कोई व्यक्ति, और वो कोई व्यक्ति कौन है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कोई व्यक्ति जो इंडिया से परे जाता है, बियॉन्ड जाता है, वहां जाके कोई ऑफेंस कमिट करता है, और वो ऐसा ऑफेंस कमिट करता है, ऐसा एक्ट करता है जो हमारे इंडिया के द्वारा ट्राइबल है, तो इंडिया में किया जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल, इंडिया तो सिटीजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बंदा इंडिया में आया हुआ था, इंडिया से बाहर निकला, लेकिन वहां जाके उसने ऑफेंस कमिट किया, और वो प्लेस अब कहीं पर भी नहीं आ रहा है, वो प्लेस एकदम खाली है, लेकिन निकला कहां से था, इंडिया से, इसलिए उस पर भी इंडिया का लॉ अप्लाई होगा। तो देखो क्या लिखा है, भारत से परे किए गए अपराध के लिए कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार यदि आपके ऊपर इंडियन लॉ अप्लाई होता है तो फिर आप ट्राइबल बाय हियर होंगे। तो क्या कहा कि आप, ये इंडिया है हमारा, यहां से बाहर निकले और यहाँ पे दूसरा देश है, ये जगह अभी तक खाली है, किसी के पास भी नहीं है, और आप कौन थे, एनी पर्सन, यहाँ से निकले और अभी तक इंडिया का लॉ के साथ चल रहा है, तो यहाँ पर भी आप लाइबल होंगे इंडिया के लॉ से, और इंडियन तो जहां जहां जाएगा इंडिया का लॉ साथ साथ चलेगा। तो क्या कहा, एनी पर्सन जो कि बियॉन्ड इंडिया जाता है और वो इंडिया के लॉ से गवर्न होता है तो ट्राइबल बाय इंडियन लॉ होगा, और अगर इंडिया लॉ के गवर्न नहीं होता है तो जा बार, अब तो यहाँ पे ऑफेंस कर, हमें कोई लेना देना नहीं है, अगर तुम्हें पर इंडिया का लॉ अप्लाई होता है तो हम तुम्हारे ट्राइबल यहाँ करेंगे, नहीं होता तो आप जाइए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या कहा, सेक्शन 3 में पहली शर्त है एनी पर्सन, पहला वर्ड है एनी पर्सन, क्या करता है, बियॉन्ड इंडिया, कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करता है जिसके लिए वो इंडिया के लोग के द्वारा ट्राइबल है, तो उसका ट्राइबल कहाँ किया जाएगा, इंडिया में किया जाएगा। तो देखेंगे आप अपने बैरेक के अंदर, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर ए ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India is the first condition कि वो एनी पर्सन गवर्न होना चाहिए इंडिया के लॉ से, तो इंडिया के द्वारा जो है किया जाएगा। हिंदी वाले देखेंगे, भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र है तो भारत से परे किए गए किसी ऐसे कार्य के लिए इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानव कार्य उसने भारत में किया है। तो ये हर किसी पे अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ उन पे होगा जो इंडिया के लॉ को गवर्न होते हैं। अब यहाँ पे आता है सिर्फ एक्ट। अब इंडिया के लॉ से कौन कौन गवर्न होता है, इंडियन तो होते ही है, क्लियर है, इंडियन होते हैं, और भी कोई है जो गवर्न हो सकते हैं, हाँ जी। कैसे पता चला, याद करो, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 कहता है कि यदि कोई फॉरेनर है और इंडिया में पब्लिक सर्वेंट है, इंडिया में गवर्नमेंट की नौकरी करता है, तो वो इंडिया के लॉ से गवर्न होगा, है तो वो फॉरेनर। याद करो आर्टिकल 18 देखना, आर्टिकल 18 में लिखा है कि भारत के बाहर का कोई व्यक्ति भारत में गवर्नमेंट जॉब करता है, और गवर्नमेंट जॉब करता है तो भारत के बाहर से उसको कोई उपाधि लेनी होती है, कोई भी टाइटल लेना होता है तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। इट्स मीन हमारे यहाँ पे जो भी भारत के बाहर के लोग हैं, भारत में काम कर रहे हैं, भारत की चीजों से गवर्न हो रहे हैं, और वो बियॉन्ड इंडिया भी काम कर जाते हैं और वहां कोई ऑफेंस कमिट करते हैं तो भी इंडिया से होंगे। तो इसलिए यहाँ पे दो लोग हो गए, एक तो इंडियन तो है ही इटसेल्फ, और दूसरा वो पर्सन जो इंडिया में काम कर रहा, फॉरेनर है, इंडिया के अंदर काम करने के लिए उसको कोई रिकॉग्नाइजेशन है, तो वो बियॉन्ड इंडिया जाता है तो इंडिया का लॉ उस पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस क्या लिखा, विद इन इंडिया के अंदर एवरी पर्सन, यहाँ पे एनी पर्सन। सेकंड एक्ट और ओमिशन, वहां पे सिर्फ एक्ट है, और ये विद इन इंडिया, ये बियॉन्ड है, ये तो है, ये तभी तो चेंज है। ठीक है, नाउ सेक्शन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब हम चलेंगे सेक्शन नंबर 4। तो सेक्शन नंबर 1 टाइटल एंड एक्सटेंड, सेक्शन 2 विद इन इंडिया, सेक्शन 3 बियॉन्ड इंडिया। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 4 की तरफ, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। इट्स मीन ये हमें समझाता है, ये हमें समझाता है कि हमारा आईपीसी आउट ऑफ इंडिया पे भी अप्लाई होता है। आपने कभी सुना होगा जहां जहां इंडियन जाएगा वहां वहां आईपीसी भी साथ जाएगा, बिल्कुल सही सुना आपने, जहां आप जाओगे वहीं आईपीसी भी आपके साथ चलेगा। चलने दो आईपीसी को। इसमें 3 बातें, फर्स्ट वन इज सिटीजन, पहला है सिटीजन, सेकंड वन इज रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड, और थर्ड वन इज कंप्यूटर सोर्सेज, थर्ड वन इज कंप्यूटर सोर्सेज। फर्स्ट कहता है कि जो इंडिया का सिटीजन होगा तो जहां जहां इंडियन जाएगा आईपीसी साथ साथ चलेगा। अंडरस्टूड है। अब एक मेरा क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा। एक बंदा था जो इंडिया में मैरिड था, एक इंडियन था,
इंडिया में एक महिला से शादी की हुई थी, वो ऑस्ट्रेलिया जाता है, यानी आउट ऑफ इंडिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है और वहां पर ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ले लेता है, वहां पर ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ले लेता है, ले ली सिटीजनशिप, और नाउ सेकंड मैरिज करता है वहां पे। तो क्या वो इंडिया में बाइगेमी के लिए ट्राइबल होगा? तो क्या वो इंडिया में बाइगेमी के लिए ट्राइबल होगा? नो, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जैसे ही आप फॉरेन की सिटीजनशिप ले लेते हो, आपकी इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। आर्टिकल 9 कहता है कि वॉलेंटरी जैसे ही आप आउट ऑफ इंडिया की सिटीजनशिप लेते हो, आपकी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, तो जैसे आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे, आईपीसी कहता है कि इंडिया का सिटीजन इंडिया के बाहर जाके ऑफेंस करता है तो वो इंडिया में ट्राइबल होगा, तो वो सिटीजन होना चाहिए, तभी बाइगेमी यानी 494 आईपीसी अप्लाई होगा। लेकिन नाउ ही इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो देन तो अब वो बाइगेमी के लिए कंसिडर नहीं होगा। फिर अब क्या होगा? फिर इस मैटर पे क्या होगा? तो इस मैटर पे टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट महोदय ने जो गाइडलाइन पास की उसी के अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि ना वो इंडिया का सिटीजन तो नहीं, 494 तो उस पर अप्लाई नहीं होता है। अब इसके ऊपर एक केस है जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, केस है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक केस आपने सुना होगा, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आर्टिकल 44 से रिलेटेड था और आर्टिकल सेक्शन 494 आईपीसी से भी रिलेटेड है। आर्टिकल 44 जब यूसीसी की बात होती है तब सरला मुदगल का केस पढ़ा जाता है, सेक्शन 494 आईपीसी में पढ़ते हैं। सरला मुदगल के केस में इतना कहा गया है कि जब कोई पर्सन सेकंड मैरिज करता है धर्म परिवर्तन करके, क्या कहा? रिलीजन चेंज करके यदि वो सेकंड मैरिज करता है तो 494 अप्लाई होगा। धर्म परिवर्तन, जैसे अपने आप को हिंदू से मुस्लिम बना दिया, सेकंड मैरिज कर ली, या अपने आप से हिंदू से ईसाई बना दिया, सेकंड मैरिज कर ली, जहाँ सेकंड मैरिज अलाउ है। तो बोला सिर्फ आप सेकंड मैरिज करने की पर्पज के लिए अगर रिलीजन चेंज करते हैं तो भी बाइगेमी के लिए कंसिडर किए जाओगे, तो भी बाइगेमी के लिए कंसिडर होगा। तो इस केस में रिलीजन चेंज की बात हुई, लेकिन सिटीजनशिप चेंज की बात नहीं हुई। तो सिटीजनशिप चेंज के लिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि सिटीजनशिप चेंज हो जाने पर आपको फिर भी इंडिया में ट्रायल किया जाएगा, क्योंकि सेक्शन 4 ने क्लियर कर दिया आउट ऑफ इंडिया जाके इंडिया का सिटीजन कोई ऑफेंस करता है, पर वो तो आउट ऑफ इंडिया गया, वहां जाके सिटीजनशिप भी चेंज कर दी। अब सिटीजनशिप चेंज करना तो कोई ऑफेंस है ही नहीं, आप किसी की भी कहीं पर भी सिटीजनशिप ले सकते हो, और जैसे ही वहां के सिटीजनशिप लेते हो आर्टिकल 9 मना कर देता है कि नाउ यू आर नॉट ए इंडियन, और जब आप नॉट ए इंडियन हो जाते हो तो आईपीसी कहती है मैं तो सिटीजनशिप पे अप्लाई होता हूँ, नॉट ए इंडियन पे अप्लाई होता ही नहीं हो। और नॉट ए इंडिया पे कब अप्लाई होता हूँ? जब सेक्शन 3 आता है, जब आप इंडिया में नौकरी करते हो, आप खुद एक फॉरेनर हैं, फॉरेनर होकर इंडिया में नौकरी करते हैं तो मैं अप्लाई होऊंगा, अन्यथा नहीं। तो इस मैटर पे कोई ऐसा प्रोविजन है नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट महोदय जी के जो जजमेंट्स होते हैं आर्टिकल 141, जिनको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट महोदय भी लॉ बना सकते हैं, वहां कोई जजमेंट निकल के आएगा तो हो सकता है, अन्यथा आईपीसी कहती भैया ऐसे मैटर में हम अप्लाई नहीं होंगे। सेकंड कहता है भारत की रजिस्टर्ड कोई भी आपकी शिप है, कोई आपका एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, उस रजिस्टर्ड पे कोई इंडिया का बंदा हो चाहे आउट ऑफ इंडिया का बंदा हो, अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो भी वो कहाँ ट्राइबल होगा? इंडिया में। एग्जाम्पल देती हूँ दो। पहला, इंडिया की रजिस्टर्ड एक पोस्ट पे 2 सिंगापुर के लोग यहाँ थे, इंडिया में थे, रजिस्टर्ड पोस्ट में बैठे थे, आपस में एक दूसरे को ठोका ठोकी किया, ग्रीवियस हर्ट किया, इंडिया में ट्राइबल होंगे, कोई डाउट? नो डाउट। इंडिया का जो है हमारा एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड है वो लैंड करता है सिंगापुर के अंदर, लेकिन गेट खुलने से पहले अंदर 2 सिंगापुरियन आपस में झगड़ते हैं और एक दूसरे के दांत तोड़ देते हैं, ग्रीवियस हर्ट है, इंडिया में ट्राइबल होगा, क्योंकि अभी भी जिस एयरक्राफ्ट में बैठे हैं वो रजिस्टर्ड इन इंडिया है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड जो भी हमारी थिंग है, एक इंडियन एक फॉरेनर हो सकता है, दोनों इंडियन हो सकता है, दोनों फॉरेनर हो सकता है, अगर उस पर कोई भी ऑफेंस कमिट करते हैं तो इंडिया में ट्राइबल किया जाएगा। नंबर 3 आता कंप्यूटर सोर्सेज। इंडिया के बाहर बैठकर इंडिया के कंप्यूटर सोर्सेज को टारगेट करते हो, कोई तरह का फ्रॉड करता है, कोई तरह का ऑफेंस कमिट करता है, वो भी इंडिया में ट्राइबल होगा, भले ही वो फॉरेनर हो, क्योंकि टारगेट उसने किसको किया? उसे इंडिया के कंप्यूटर को टारगेट किया। टारगेट उसने किसको किया? इंडिया के कंप्यूटर को किया, तो ट्राइबल कहाँ होगा? इंडिया में। क्लियर? तो सेक्शन 4 हमें बताता है कुछ सर्कमस्टेंसेस में हमारा आईपीसी आउट ऑफ इंडिया में भी अप्लाई होता है, बट ट्राइबल इन इंडिया होगा। अब सवाल मेरा यहाँ आता है कि आप फॉरेन जाते हैं, फॉरेन में एक ऑफेंस कमिट करते हैं, आप रहने वाले राजस्थान के हैं,
लेकिन आप फॉरेन से आते दिल्ली एयरपोर्ट पे आप पुलिस से पकड़े जाते हैं, तो अब आपकी ट्रायल दिल्ली पे की जाएगी, दिल्ली में की जाएगी या राजस्थान में लाया जाएगा। तो यहाँ पर सवाल आता है कि जब कभी भी कोई पर्सन आउट ऑफ इंडिया जाके कोई ऑफेंस कमिट करके इंडिया में आता है तो उसकी ट्रायल कहाँ होगी? तो कहता है जहाँ पे वो पाया जाता है, जहाँ पे वो मिलता है। इट्स मीन ये ट्रायल का जो प्रोसीजर और ट्रायल की जो प्लेस होगा ये कहाँ दिया गया है? ऑब्लिक करके लिखो, सीआरपीसी सेक्शन नंबर 188 में। कहाँ दिया हुआ है? सीआरपीसी सेक्शन नंबर 188 में। आरजेसमेन 2019 का प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन था। आरजेसमेन 2019 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए शुरू से पढ़ने की आदत और पढ़ाने की आदत है कि सीआरपी सीआईपी से साथ चलती तो साथ लेके आते हैं, एविडेंस सीआरपी से साथ चलते तो साथ लेके आते हैं, लिंक कराते हैं उतना ही लिंक कराएंगे जितनी रिक्वायरमेंट है, बहुत पेचीदा नहीं करते हैं, आराम से कराते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये था सेक्शन नंबर 4। क्लियर? तो सेक्शन 1 कहता है मैं टाइटल एंड एक्सटेंड हूँ, 2 कहता है विद इन इंडिया हूँ, 3 कहता है बियॉन्ड इंडिया हूँ, 4 कहता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हूँ, और सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग हमारा आईपीसी आउट ऑफ इंडिया में भी अप्लाई हो रहा है। देन आता है सेक्शन नंबर 5, क्या कहता है? सर्टेन लॉज डज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस कोड, शॉर्टकट में इसको कहते हैं सेविंग्स, इस पूरे को बोलते हैं सेविंग्स। सेविंग्स, सेविंग्स मीन बचाओ, सेविंग मीन्स बचाओ, बचाओ मतलब आईपीसी कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगी, इट्स मीन आईपीसी कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगी। ये जो सेक्शन है सेविंग्स, आईपीसी कहाँ अप्लाई नहीं होगी, ऐसा सेक्शन सीआरपीसी में भी है, सीआरपीसी कहाँ अप्लाई नहीं होगी, ऐसा सेक्शन सीपीसी में भी है, सीपीसी कहाँ अप्लाई नहीं होगी। तो ये सेक्शन सीआरपीसी में भी इसकी नेचर का है 5 और सीपीसी में सेक्शन 4। तो हर एक जो है अपने बारे में सेविंग्स देता है कि मैं कहाँ अप्लाई होऊंगा, मैं कहाँ अप्लाई नहीं होऊंगा। ठीक है, अब जब सेक्शन 5 पढ़ते हैं ना बेटा, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं लोकल एक्ट पे अप्लाई नहीं होता, मैं स्पेशल लॉ पे अप्लाई नहीं होता, मैं आर्मी नेवीज पे अप्लाई नहीं होता जहाँ उनके खुद के लॉज बने हुए होते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये तो इसी में लिखे हुए हैं, आर्मी नेवी भी लिखा, अंडरलाइन कर दो, स्पेशल लॉ भी लिखा है, लोकल लॉ भी लिखा, और भी है लोग जहाँ पे अप्लाई नहीं होता। कहाँ नहीं होता है? आर्टिकल 361, याद आ गया? आर्टिकल 361 यानी कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 361 कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वो कहता है कि मैं प्रेसिडेंट और गवर्नर पर भी अप्लाई नहीं होता, उनको स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए हैं। सेम स्पेशल प्रिविलेज हमें और कहाँ मिले हुए? आर्टिकल 105 में भी मिले हुए हैं। ये भी कहते हैं स्पेशल प्रिविलेज है भाई, इन पे भी हम अप्लाई नहीं होते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है ना, फॉरेन क्या बोलते हैं, फॉरेन जो एम्बेसडर्स हैं हमारे, फॉरेन एनिमीज हैं हमारे, तो ये कुछ एक्स्ट्रा लोग भी है जहाँ पे आईपीसी अप्लाई नहीं होती है। अब आता है वाई स्पेशल लॉ पे अप्लाई नहीं होती, वाई लोकल लॉ पे अप्लाई नहीं होती, आखिर इनमें ऐसा क्या है कि इन लोगों में अप्लाई नहीं होती है? तो इसका क्लासिफिकेशन है जो मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है, आखिर क्यों ये अप्लाई नहीं होती है। आइए क्लासिफिकेशंस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज। अगर मैं क्लासिफिकेशन करती हूँ लॉ का, तो मेरे पास 4 लॉ होते हैं। फर्स्ट इज अ कॉल जनरल, फर्स्ट लॉ इज अ जनरल लॉ, सेकेंड लॉ इज अ स्पेशल लॉ, थर्ड वन इज ए लोकल लॉ, और फोर्थ वन इज ए पर्सनल लॉ। इन हिंदी सामान्य विधि, स्थानीय विधि, ये विशेष विधि है ना, विशेष विधि, स्थानीय विधि और व्यक्तिगत विधि। स्पेशल लॉ की डेफिनेशन हम आईपीसी में पढ़ते हैं सेक्शन 41, और लोकल लॉ की डेफिनेशन भी हम आईपीसी में पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 42, दोनों की डेफिनेशन आईपीसी में। अब देखिए क्या होता है। जनरल लॉ इट्स मीन आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टीपी। राम है या रहीम, जॉर्ज है या डेविड, हिंदू है या मुस्लिम, सिख है या ईसाई, जैन है या बुद्धिस्ट, आप किसी भी जाति धर्म से हो, यदि आपने मेरा मोबाइल चोरी किया तो आईपीसी लगेगी। आईपीसी सब पे लगती है, लगेगी ना। जैसे जनरल लॉ जो हर जाति धर्म पे लगती है, स्पेशल लॉ SC ST, सुना SC ST एक्ट, यदि कोई जनरल SC ST को मारता है या ओबीसी SC ST को मारता है, ग्रीवेंस सेट करता है, तो SC ST एक्ट अलग से लग जाएगा, अब वो आईपीसी में कंसिडर नहीं होगा। जब कभी किसी पर्पस के लिए पर्टिकुलर एक्ट बन जाते हैं उसे स्पेशल लॉ कहते हैं,
और जब स्पेशल लॉ में भी ग्रीवियस हर्ट है और जनरल लॉ में भी है और बंदा स्पेशल लॉ का पर्सन है, तो कौन ओवरराइड डिफेक्ट करेगा? स्पेशल लॉ। इसलिए कहता है कि आईपीसी स्पेशल लॉ पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट एससीएसटी एक्ट में भी है, ग्रीवियस हर्ट यहां पर भी है। ठीक वैसे पोक्सो, ठीक वैसे मैं बात करूंगी पोक्सो की, तो जो पोक्सो है उसके अंदर भी लिखा हुआ अबेटमेंट, आईपीसी में भी लिखा अबेटमेंट, दोनों लग सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमेशा स्पेशल को लगेगी। तो एक लाइन लिखते हैं हम कि जब कभी भी स्पेशल लॉ और जनरल लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, जब कभी भी स्पेशल लॉ और जनरल लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तब स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है। बाकी जनरली दोनों के सेक्शन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, पर जब कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो ये प्रिवेल करेगा, इसलिए सेक्शन नंबर 5 कहता है कि स्पेशल लॉ पे अप्लाई नहीं होंगे। ठीक वैसे लोकल लॉ, लोकल लॉ की जब मैं बात करती हूँ तो हम एक एग्जांपल देते हैं, है ना, नॉइज पॉल्यूशन का। नॉइज पॉल्यूशन की बात करते हैं तो आईपीसी के अंदर नॉइज पॉल्यूशन के लिए 377, आईपीसी के अंदर 277, 278 और 279 तीन प्रोविजन है। वाटर, एनवायरमेंट और उतावलेपन से, रेसनेस से गाड़ी चलाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका वायुमंडल को खराब करना 278 का है। ठीक वैसे ही हर लोकल एरिया में अपने पंचायत एक्ट बने हुए होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट बने होते हैं। पंचायत एक्ट भी कहता है आप क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन नहीं कर सकते, तो पंचायत एक्ट में भी पॉल्यूशन का प्रोविजन बना हुआ है, वाटर सेविंग का बना हुआ है। यहाँ पर 277 वाटर को कलुषित करना पंचायत एक्ट में भी बना हुआ है। तो जहाँ पे पंचायत एक्ट में भी वाटर को लिए और जब आईपीसी में बने हुए, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होगा, तो पहली प्रायोरिटी लोकल एक्ट होगी। तो क्या कहते हैं, जब कभी भी लोकल एक्ट और जब कभी भी जनरल एक्ट में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो लोकल एक्ट प्रिवेल करेगा, इट्स मीन सेक्शन 5 नहीं अप्लाई होगा। ठीक वैसे पर्सनल लॉ है, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के अपने खुद के प्रोविजंस बने हुए हैं, और वैसे कैसे प्रोविजन सीपीसी में कहीं आ रहे हैं, सीआरपीसी में आ रहे हैं, और जब बेनिफिट दिखेगा पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ को। जैसे कि सीआरपीसी 125 है, मुस्लिम लोग कहता है कि इद्दत की अवधि तक हम आपको मेंटेनेंस देंगे, इद्दत की अवधि के बाद 125 सीआरपीसी में जाइए, और मुस्लिम लॉ में लिखा है कि अगर आप 125 सीआरपीसी में इद्दत की अवधि में जाते हैं तो आपको मुस्लिम लॉ नहीं मिलेगा, राइट। तो क्या कहता है, जब कभी भी पर्सनल लॉ या पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ, जब कभी भी पर्सनल लॉ और जनरल लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो पर्सनल लॉ ओवरराइड इफेक्ट करेगा। जाके देखिए हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन नंबर 4, हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन नंबर 4 क्लियर कहता है ओवरराइड इफेक्ट यही लॉ करेगा, ओवरराइड इफेक्ट यही लॉ करेगा। तो सेक्शन 5 का मीनिंग समझे। सेक्शन 5 का मीनिंग आता है हमारे पास कि सेविंग्स कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई नहीं होंगे, इसको बोलते हैं सेविंग्स। तो ये छोटा सा था जिसके अंदर आपके पास सेक्शन 2 पर भी प्री का क्वेश्चन बनता है, सेक्शन 3 पर भी प्री का क्वेश्चन बनता है, और सेक्शन 4 प्री प्लस मेन का क्वेश्चन बनता है। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं। पर एक केस लिखाऊंगी, उसमें क्वेश्चन लिखाऊंगी। सवाल ये है कि एक बंदा था, एक व्यक्ति था जो आउट ऑफ इंडिया जाता है, भारत का नागरिक, चलो इंडिया का सिटीजन आउट ऑफ इंडिया जाता है और वहां पे वो अडल्ट्री करता है, तो इंडिया में पनिशेबल होगा, होता था, अब तो अडल्ट्री हट गई। बाकी इंग्लैंड में अडल्ट्री छूट थी, इंडिया में नहीं थी, तो पनिशेबल है। चलो छोड़ो, दूसरा करते हैं। इंडिया का सिटीजन आउट ऑफ इंडिया जाता है, चोरी करके आता है, क्या इंडिया में ट्राइबल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इंडिया का व्यक्ति बाहर की चोरी करेगा तो इंडिया में सजा तो मिलेगी उसको, ठीक है। यदि इंडिया के बाहर वो चोरी करता है और इंडिया में वापस आता है, वहां पर उसको सजा मिल गई, फिर वापस आता है, तो क्या इंडिया में उसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, कि रेज जुडिकेटा लग जाएगा? इंडिया का सिटीजन आउट ऑफ इंडिया जाता है, वहां पे चोरी करता है, चोरी करता है, सजा काट लेता है, वापस इंडिया में आता है, तो क्या अब उसी चोरी के लिए इंडिया में सजा मिलेगी या फिर रेज जुडिकेटा लग जाएगा? तो सिविल मैटर में रेज जुडिकेटा नहीं लगता, तो चलो रेज जुडिकेटा नहीं लगेगा। क्या सीआरपीसी के सेक्शन 300 का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया में कन्विक्ट थोड़ी हुआ, तो आउट ऑफ इंडिया में हुआ, तो दोबारा कन्विक्शन किया जा सकता है, दोबारा ट्रायल की जा सकती है। चलो ये भी क्लियर हुआ। तीसरा सवाल ध्यान से सुना, इंडिया का सिटीजन आउट ऑफ इंडिया जाता है, वहां पे बाल विवाह अटेंड करके आता है, चाइल्डहुड मैरिज अटेंड करके आता है, जो कि प्रोहिबिटेड है, वो इंडिया में वापस आता है, क्या उसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड मैरिज का अपना अलग एक्ट बना हुआ है, वो आईपीसी में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, वो आईपीसी में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। इट्स मीन जो ऑफेंस आईपीसी में डिफाइन है उन्हीं को ही आईपीसी के अकॉर्डिंग आपको आउट ऑफ इंडिया में ऑफेंस करके आते हो तो इंडिया में ट्राइबल होगा। लेकिन चाइल्डहुड मैरिज की एक्ट जो है उसका एक्सटेंड आउट ऑफ इंडिया में है ही नहीं, तो बढ़िया अटेंड करके आओ, जिम के आओ, बढ़िया एंजॉय करके आओ, कोई सजा नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्लियर हुआ कि आउट ऑफ इंडिया आप जाते हो और आईपीसी के जो 511 सेक्शन दिए गए इनसे रिलेटेड कोई भी ऑफेंस करके वापस इंडिया में पदार्थ है, भले ही वहां आपको सजा हो गई हो, लेकिन वापस इंडिया में पदार्थ है तो यहाँ पे आपको सजा मिलेगी। ठीक है,
तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलाती है और ये पूरा बैरेक्ट से पढ़ाती है, जितना एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सब समझाती हैं, इजी करने के लिए एग्जाम्पल्स भी देती हैं, आप और मैं से रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी देती हैं, बैरेक का एक एक लाइन रीड कराती हैं, जितने केसेस भी इससे रिलेटेड जैसे कि मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे है, शेख हैदर वर्सेस शहद ईशा है, फिरोज वर्सेस स्टेट है ना, तो वो रूटीन की क्लास में हम केसेस भी लिखाते हैं। अब यूट्यूब पे तो जस्ट मैं आपको बताती हूँ कि क्या पढ़ना है, कैसे समझना है ना, तो क्लासरूम में हम केसेस भी लिखाते हैं, नई नई फाइंडिंग्स भी लिखाते हैं। अगर यहाँ पे सीआरपीसी का सेक्शन 188 आ गया तो तुरंत प्रभाव से वही खोल के उसको भी रीड कराएंगे कि अपना बैरेक खोलो, ये भी देखो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस इक्वल चलती हैं, पूरा एक एक लाइन पढ़ाया जाता है, क्योंकि खुद से बैठ के बैरेक कभी नहीं पढ़ा जाता है, तो पूरा ऐसे समझाते हैं जैसे भी समझाया, प्लस बैरेक भी पढ़ाते हैं प्लस लिखाते भी। इसके साथ बच्चे खुद से नोट्स बनाते हैं, जो हम पढ़ाते हैं ना उसमें बच्चे खुद से नोट्स बनाते हैं। मेरे पास एक नोट्स की पीडीएफ है, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कैसे नोट्स बनाते हैं डे बाई डे। लेकिन उस पीडीएफ में थोड़ा सा मुझे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना, इसलिए वो पीडीएफ थोड़ी सी तिरछी है और वो मुझे आई नहीं, मैंने इतनी देर से ट्राई भी की पर वो मेरे से हुई नहीं। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कैसे हम उसको करते हैं, ठीक है। तो हम लोग नोट्स बच्चे मतलब जो जो हमने अभी पढ़ाया ना वो पूरा बच्चा लिख के आता है, वो इसलिए लिख के लेता है ताकि उसका रिवीजन हो जाता है ना। तो देखो इस तरह से, अब ये मेरे पास गड़बड़ी है कि ये थोड़ा सा वो रहेगी क्योंकि मुझे इसको रोटेट करना नहीं आया, बहुत ट्राई किया मैंने। तो ये जो मैंने पढ़ाया सेक्शन वो सारा का सारा बच्चे रोज डे बाई डे नोट्स बनाते हैं, वापस मुझसे चेक कराते हैं, जितने भी केसेस हैं वो सारे इसमें लिखते हैं, सारे की पॉइंट्स जो होते हैं वो बच्चे इसमें लिखते हैं ताकि वो खुद से लिखें। मैं तो अगर मैं आपको प्रिंटेड देना तो मैं कहीं से उठा के आपको फोटोकॉपी करा के दे सकती हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया अगर आप उसी टाइम उसको लिखते जाएंगे तो वो आपको याद भी हो जाएगा, आपको याद भी रहेगा और वापस आप चेक भी कराते रहेंगे। इस बहाने आपकी आईपीसी आपके साथ साथ खत्म हो जाएगी। तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो है अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलाती है, बिल्कुल जीरो से पढ़ाती है, हर एक चीज जो है जीरो से पढ़ाती है। हम ये मान के चलते बच्चा हमारे पास आए उसको कुछ नहीं आता है, उसको हम जीरो से जेड तक एक एक चीज पढ़ाते हैं, एक एक सेक्शन उसको पढ़ाते हैं, कोई सेक्शन स्किप नहीं कराते हम, क्योंकि आजकल जुडिशरी के इतने सारे एग्जाम होते हैं, कब कहाँ से क्या आ जाए किसी को भी कुछ नहीं पता। तो कंसेप्ट भी बताते हैं, सेक्शंस भी बताते हैं, लॉ भी बताते हैं, की पॉइंट्स भी बताते हैं, जैसे अभी बताया था एवरी पर्सन, एक्ट, ओमिशन, कंप्लीट बहुत प्यारी सी अच्छी से तैयारी कराते हैं कि लॉ में आप एक तरह से निपुण हो सके। तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलती हैं। आप जोधपुर आके भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, दोनों का पढ़ाने का वे बिल्कुल एक जैसा है, दोनों में क्वालिटी बिल्कुल एक जैसी है। आप 3 डेज डेमो लेके देख सकते हैं। अब बात आती है नया बैच कब स्टार्ट होगा। देखो बेटा मेजर एक्टिव चलते हैं ऐसे 2-2 महीने 3-3 महीने में खत्म होते हैं, एक दिन में तो खत्म नहीं होगा जो नया बैच आ जाएगा। इसमें हमने एक काम किया है कि आप जिस दिन से ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपका कोर्स शुरू होगा। मान लीजिए आपको पता चला आईपीसी सेक्शन 53 पे पहुंच गया, तो 1 से 52A जो है वो आपको नेक्स्ट बैच में कराएंगे, आपका 53 से स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगता है बीच में कैसे समझ में आएगा, मैंने अभी क्या कहा, मैं एक एक सेक्शन को कंप्लीट कराती हूँ, तब कभी भी कहीं से भी ज्वाइन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। कई लोग कहते हैं जोधपुर बहुत दूर है हम आ नहीं सकते, तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप घर पे एक सुंदर सा अपने बढ़िया सा नेट लगे स्पीड वाला, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमारा जो ऐप है जूम ऐप है, मोबाइल पे भी चला सकते हैं, आप अपने लैपटॉप पे भी चला सकते हैं। अगर कानून की अच्छे से जानकारी आपको सीखनी है, कानून को क्या ना बहुत सरल अर्थों में आपको समझना है, कानून को कानून की लैंग्वेज में आपको याद करना है, कानून की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को करना है, तो आप सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। डेफिनेटली आप वो सब चीज कर पाएंगे जो कि आप लॉ में चाहते हैं। तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस पूरे साल चलती हैं, चलती रहती है। मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलती है और हमारे संडे को टेस्ट होता है। टेस्ट में प्री प्लस मेन साथ चलता है, पढ़ाने में भी प्री प्लस मेन साथ ही चलता है, अलग से कुछ नहीं होता, सब साथ साथ ही चलता रहता है। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए मुझसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। किसी भी स्टेट की फीस जाननी है उसके लिए मैसेज कर सकते हैं। पूरे इंडिया को एक साथ पढ़ते हैं तो क्या फीस है वो भी जान सकते हैं, अलग अलग स्टेट की क्या क्या फीस है उसके लिए भी आप जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। एक बार लास्ट सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड, 2 विद इन इंडिया, 3 बियॉन्ड इंडिया, 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, 5 सेविंग्स। आज के लिए धन्यवाद।